हेलो एवरीवन। अभी तक हमने चैप्टर 5 तक कवर कर लिया है और पीछे के दो पार्ट में अब हम आगे का सेक्शन डील करेंगे और आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 जो कि बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी एंड जेनेटिक क्लिनिक्स। अभी जितने भी 3 प्रीमाइसेस के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, अब इनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो सेक्शन 18 क्या कह रहा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक। नो पर्सन शैल ओपन एनी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक इंक्लूडिंग laboratory or center having ultrasound or imaging machine or scanner or any other technology capable of undertaking determination of sex of fetus and sex selection or render service to any of them after the commencement of the prenatal diagnostic technique regulation and prevention of misuse amendment act 2002 unless such center laboratory or clinic is duly registered under the act। तो इस सेक्शन 18 का क्रक्स यही हुआ कि जो भी लेबोरेटरीज हैं या क्लिनिक्स हैं या फिर काउंसलिंग सेंटर्स हैं वो वो तब तक अपना काम या फिर अपना ये जो टेस्ट करने का जो भी मैनर है वो तब तक नहीं स्टार्ट करेंगे जब तक कि उन्होंने इस एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन ना करा लिया हो। तो रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ यू वांट टू रन एनी काइंड ऑफ क्लिनिक और सेंटर और लेबोरेटरी to perform such kind of things, such kind of test. So you will have to go under the registration process, then you will be able to perform your task whatever you want. Now coming to the subclause 2. Subclause 2 कह रहा है every application for registration under subsection 1 shall be made to the appropriate authority in such form and in such manner and shall be accompanied by such fees as may be prescribed. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हम कहाँ पढ़ के आए थे? चैप्टर 5 में सेक्शन 17 का सेक्शन 17 में। तो उसी के बारे में कह रहा है कि एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन तो आप कराओगे पर आप कहाँ एप्लीकेशन को डालोगे? वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को दिया जाएगा वो एप्लीकेशन इन सच अ मैनर एंड शैल बी अकम्पनीड, और जो भी फीस वगैरह होती हैं रजिस्ट्रेशन कराने की वो उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा जैसा कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हमें बताती है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? एवरी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या लेबोरेटरी या फिर क्लिनिक engaged either partly or exclusively in counseling or conducting prenatal diagnostic techniques for any of the purposes mentioned in section 4 immediately before the commencement of this act shall apply for registration within 60 days from the date of such commencement। इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई भी काउंसलिंग सेंटर हो या लेबोरेटरी हो या फिर क्लिनिक हो जिन्होंने अपना ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का जो काम है वो अगर उन्होंने शुरू कर दिया है तो कम से कम 60 डेज के अंदर ही वो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा लें। फिर सबसेक्शन 4 कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 every genetic counseling center, laboratory or clinic in counseling or conducting prenatal diagnostic technique shall cease to conduct any such counseling or technique on expiry of 6 months from the date of commencement of this act unless such center, laboratory or clinic has applied for registration and is so registered separately or jointly or till such application disposed of whichever is earlier। अब ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 के प्रोविजंस को देखते हुए अगर कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है या लेबोरेटरी है एंगेज इन काउंसलिंग, जो कि इस प्रकार के काउंसलिंग में या फिर प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक्स में एंगेज है, सेल सीज टू कंडक्ट एनी सच काउंसलिंग, वो उसका इस तरीके का काम करना बंद हो जाएगा अगर ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, अगर 6 मंथ्स की एक्सपायरी हो गई है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये 6 मंथ्स की एक्सपायरी हो जाती है उस एप्लीकेशन की, तो ये सारी चीज़ों से वो बार्ड कर दिए जाएंगे कि आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अगर वो 6 मंथ्स जो है कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो 5 कह रहा है नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक शैल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट
unless the appropriate authority is satisfied that such center, laboratory or clinic is in a position to provide such facilities, maintain such equipment to standard as may be prescribed. इसमें कह रहा है कि नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, मतलब कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हुआ या लेबोरेटरी हुई या क्लिनिक हुआ, सेल बी रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी इस एक्ट के अंदर जब तक कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सेटिस्फाइड ना हो जाए कि ये जो सेंटर है, ये जो लेबोरेटरी है या क्लिनिक है, इस पोजीशन में है कि वो ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा सकती है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, देन दे आर नॉट गोइंग टू perform your prenatal diagnostic techniques whatever is required in this method. सेक्शन 19 कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। वो कैसे? पहला कहता है कि द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी सेल आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी एंड आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ, जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी एक इंक्वायरी होल्ड करने के बाद या खुद को सेटिस्फाइड करने के बाद, दैट द एप्लीकांट हैज़ कंप्लाइड, जो एप्लीकांट है जिसने एप्लीकेशन डाला था एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर उसने सारे रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर लिया है और रूल से कंप्लाई कर लिया है जो कुछ भी इस एक्ट में बनाया गया है, हैविंग रिगार्ड टू द एडवाइस ऑफ द एडवाइजरी कमेटी इन दिस बिहाफ, एडवाइजरी कमेटी के बिहाफ पे, तो वो एक सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उनको ग्रांट करा देंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जॉइंटली और सेपरेटली टू दी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर को, या लेबोरेटरी रही हो या कोई क्लिनिक रही हो, तो वो सारे अगर सेटिस्फाइड हो जाती है एडवाइजरी कमेटी तो वो उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी। इफ आफ्टर सबसेक्शन 2 कह रहा है इफ आफ्टर द इंक्वायरी एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड to the applicant and having regard to the advice of the advisory committee that appropriate authority is satisfied that the applicant has not complied with the requirement, अगर appropriate authority को ये लगता है कि applicant इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई नहीं हो रहा है, सीधी सी बात की अगर appropriate authority satisfied नहीं है तो appropriate authority will reject the application of our registration, appropriate authority जो होगी वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगी। फिर 3 क्या कह रहा है, एवरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी रिन्यूड, जो सर्टिफिकेट होगा रजिस्ट्रेशन का वो रिन्यू किया जाएगा इन सच अ मैनर, इस तरीके से, एंड आउट ऑफ सच पीरियड एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे इस एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किए गए हैं रिन्यूअल के, वो उसके अकॉर्डिंग रिन्यू किए जाएंगे। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डिस्प्लेड, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो दिखाया जाएगा बाय द रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या फिर जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक इन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस एट इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कि जहाँ पे वो अपना ये काउंसलिंग सेंटर या फिर लेबोरेटरी सेंटर या फिर क्लिनिक खोल रहे हैं, वो अपने इस रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट को ऐसे जगह पे चिपकाएंगे जहाँ पे वो ये प्रैक्टिस को कैरी ऑन कर रहे हैं, जहाँ से लोग उसको देख पाएँ, समझ पाएँ कि ये रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर। फिर सेक्शन 20 कहता है कि कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है या सस्पेंड भी किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वो कौन कौन से कंडीशंस हैं? द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में स्यू मोटो, जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी वो खुद से या फिर किसी कंप्लेंट से इशू अ नोटिस, एक नोटिस इशू कर सकती है इन प्रीमाइसेस को, जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हो गई या लेबोरेटरी हो गई या कोई क्लिनिक हो गई, टू शो कॉज, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी एक होता है ना कि उनको भी सुनने का मौका या सुनवाई का मौका दिया जाएगा, तो वो एक तरीके का नोटिस इशू करेंगे कि आपको ये सस्पेंशन किया जा रहा है, आपके रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन किया जा रहा है। फिर दूसरा कह रहा है इफ़ आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद टू द जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या जेनेटिक क्लिनिक या फिर कोई लेबोरेटरी है, and having regard to the advice of the advisory committee, the appropriate authority satisfied, appropriate authority अगर satisfy हो जाती है that there has been a breach of provision, किसी भी तरीके की प्रोविज़न का वायलेशन किया है इस सेंटर ने, तो इट में विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी क्रिमिनल एक्शन दैट इट मे बी
that it may take against such center, laboratory or clinic, suspend its registration. तो वो उनके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करेंगे for such period, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए. It may think, अगर उनको लगता है, fit for cancel is registration, अगर उनको लगता है कि रजिस्ट्रेशन का कैंसिल भी किया जाना चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं वो, चाहे सस्पेंड कर देंगे डायरेक्टली या फिर कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन को. फिर आता है सबसेक्शन 3, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 and 2. The appropriate authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest. It may, for reason to be recorded in writing, suspend the registration of any genetic counseling center, genetic laboratory or genetic clinic without issuing any such notice referred in subsection 1. इसमें कह रहा है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 1-2 जो है वो उसको देखते हुए उसको छोड़ के द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अगर ये लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि इनके रजिस्ट्रेशन को, मतलब सॉरी हाँ, एक्सपीरियंस ऑफ इन द पर्टिकुलर पब्लिक इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है, इट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, अपने रीज़न को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, सस्पेंड कर देगा रजिस्ट्रेशन को ऑफ एनी, चाहे वो काउंसलिंग सेंटर हो, चाहे कोई लेबोरेटरी हो या क्लिनिक हो, विदाउट इशूइंग सच नोटिस, जो नोटिस बिना नोटिस के इशू किए बिना भी उस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो उनके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकते हैं, और वो भी वो राइटिंग में रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा उनको. फिर 21 है अपील. इसमें कह रहा है कि जो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है या लेबोरेटरी है या फिर कोई क्लिनिक है, may within 30 days, 30 दिन के अंदर, from the date of receipt of the order of suspension or cancellation, मतलब जैसे ही इन तीनों को, मतलब जैसे सेंटर हो गया, लेबोरेटरी हो गया, क्लिनिक हो गए, उनको किसी तरह का अगर मिलता है सस्पेंशन ऑर्डर या फिर कैंसिलेशन ऑर्डर, तो वो विदिन 30 डेज जा सकते हैं. कैंसिलेशन ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन का अगर उन्हें मिला विदिन 30 डेज वो अपील प्रेफर कर सकते हैं किसी भी जगह पे, चाहे जैसे कि उसमें दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द अपील इज लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो अपील लाई अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है, मैनर जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है एक्ट के थ्रू, वो उसके अंदर में जाके अपना अपील फाइल कर सकते हैं. तो ये तो हो गया चैप्टर 6. अब आते हैं चैप्टर 7 पे. चैप्टर 7 क्या कह रहा है? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात कर रहा है. ठीक, इसका सेक्शन 22 देखते हैं. इसमें दिया है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू प्री नेटल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स एंड पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन. इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट किया गया है अगर वो किसी भी तरीके के प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का या सेक्स का अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो उसका प्रोहिबिशन के बारे में बात की गई है. इसमें लिखा है नो पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी या क्लिनिक इंक्लूडिंग क्लिनिक, laboratory center having ultrasound machine or imaging machine or scanner or any other technology capable of undertaking determination of sex of fetus or sex selection shall issue, publish, distribute, communicate or cause to be issued, publish, distribute or communicate any advertisement in any form including internet regarding facilities of prenatal determination of sex or sex selection before conception available at such center, laboratory, clinic or any other place. तो सीधे सीधे यही है कि अगर कोई भी क्लिनिक हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई काउंसलिंग सेंटर हुई या फिर कोई लेबोरेटरी हुई, अगर वो सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को एडवर्टाइज कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमने कोई एक क्लिनिक खोली, अब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कराया जाता है, तो आप आइए हमारे यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन कराइए अपने फीटस का, तो सच काइंड ऑफ थिंग हैज़ बीन प्रोहिबिटेड इन दिस एक्ट. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी. नेक्स्ट कह रहा है नो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, laboratory, genetic clinic shall issue, publish, distribution, communicate, cause to be issued, published, distributed or communicated any advertisement in any manner regarding prenatal determination or pre-conception selection of sex, any mean whatsoever scientific or otherwise. सेम चीज़ यहाँ पे भी कि कोई भी पर्सन होंगे
या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, इस तरीके की चीज़ों को वो नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा कराएंगे, ना तो खुद इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही किसी के थ्रू ये कराएंगे इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट। फिर 3 कह रहा है any person who contravenes the provision of subsection 1 and 2 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years with fine which may extend to 10,000 रुपी। अब यहाँ पनिशमेंट की बात कर रही है। पनिशमेंट आपको मिल सकता है अगर आप 1 एंड 2 का कंट्रावेन कर रहे हैं, 1 एंड 2 का वायलेशन कर रहे हैं, और वो क्या है, विच टर्म में एक्सटेंड टू 3 ईयर, जो 3 साल का पनिशमेंट है, और विथ फाइन, फाइन भी मिलेगा आपको, फाइन भी आपको देना पड़ेगा, और ये 10,000 रुपी तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक, तो 3 साल तक का पनिशमेंट और फाइन जो कि 10,000 रुपये तक का बढ़ तक जा सकता है। एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, मतलब एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं नोटिस के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू, लेबल या रैपर के थ्रू, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट आप इंटरनेट के थ्रू करा रहे हैं, मीडिया के थ्रू करा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करा रहे हैं, प्रिंट फॉर्म में करा रहे हैं, तो ये सभी तरीके की चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस एक्ट के थ्रू आपको पनिश किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज 23 सेक्शन में। एनी मेडिकल जेनेसिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी अदर और any person who owns a genetic counseling center, genetic laboratory or genetic clinic or is employed in such a center, laboratory, clinic render his professional or technical services to or at such a center, laboratory or clinic, whether on an honorary basis or otherwise, and who contravenes any of the provision of this act or rule made thereunder shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 3 years, with fine which may extend to 10,000 rupees, or any subsequent conviction which may imprisonment which may extend to 5 years and fine extend to 50,000। मतलब वही चीज़ है, अगर आप कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब कोई भी इसके प्रोविज़न का वायलेशन कर रहे हैं, तो इसमें दिया है कि अगर आप पहली बार में ऐसा करते हैं तो आपका जो जाएगा इम्प्रिजनमेंट, वो इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का होगा, और जो फाइन होगा वो 10,000 रुपये तक का होगा। अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अगर आपने दोबारा रिपीट किया वही चीज़ को, तब आपका इम्प्रिजनमेंट हो जाता है 5 ईयर, और जो फाइन होता है वो एक्सटेंड करके 50,000 हो जाता है। नेक्स्ट है सब क्लॉज, द नेम of the registered medical practitioner shall be reported by the appropriate authority to the state medical council concerned for taking necessary action, including suspension of the registration if the charges are framed by the court until the case is disposed of, and on conviction for removal of his name from the register of the council for a period of 5 years for the first offence and permanently for the subsequent offence। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, the name of the registered medical practitioner shall be reported, वो जो पर्सन है जिसने ये क्राइम कमिट किया या ये ऑफेंस कमिट किया, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर का सेल बी रिपोर्टेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो होगी वो उनके नेम को रिपोर्ट करेगी, किसको, स्टेट मेडिकल काउंसिल को। ठीक, कंसर्न फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन, जो कि नेसेसरी एक्शन इनके अगेंस्ट लिए जाएंगे, जिसमें से क्या क्या हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकता है उनके रजिस्ट्रेशन का, और अगर कोर्ट के थ्रू कोई चार्ज फ्रेम किया गया है टिल द केस इज डिस्पोज ऑफ, जब तक कि केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है, एंड ऑन कन्विक्शन, अगर उनको कन्विक्ट कर लिया गया है फॉर रिमूवल ऑफ हिज नेम, उनके नाम को हटाने के लिए, फ्रॉम द रजिस्टर उनके उनका जो, अगर इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कोर्ट के थ्रू, उनका चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है और स्टेट मेडिकल काउंसिल को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा उनका नाम रजिस्टर कर दिया जाता है, तो क्या होगा, उनका जो नाम होगा, रिमूवल ऑफ हिज नेम रजिस्टर काउंसिल ऑफ द पीरियड, उनका कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो सस्पेंड कर दिया जाएगा उनको, फिर दूसरा ये होगा कि जो रजिस्टर्ड किया गया है जिसके अंडर उनको, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, अगर उन्होंने पहली बार ये किया तो 5 साल तक के लिए उनको सस्पेंशन का नाम दिया गया है, रिमूव किया गया है, और अगर उन्होंने यही चीज़ फिर से दोबारा कर दी तो उनको परमानेंट उनका सस्पेंशन कर दिया जाएगा। Any person who seeks the aid of a genetic counseling center, genetic laboratory, genetic clinic or ultrasound clinic, imaging clinic or a medical genetic geneticist, gynecologist, sonologist, imaging specialist,
registered medical practitioner or any other person for sex selection or for conducting prenatal diagnostic technique on any pregnant women for the purposes other than those specified in subsection 2 or 4, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine 50,000 rupees or for the first offence or any subsequent offence with imprisonment which may extend to 5 years and with fine which may extend to 1 lakh rupees. वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आप किसी भी तरह के इस तरीके के वायलेशन में पकड़े जाते हैं तो अगर ऐसा कुछ टेस्ट कराते हैं जो कि सेक्शन 4 का जब सबसेक्शन 2 मैंने आपको पढ़ाया था उसमें 5 या 6 कंडीशन ऐसे दी हुई थी कि आप इन्हीं कंडीशन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपने उन कंडीशंस के अंदर में ना परफॉर्म करते हुए सेक्स डिटर्मिनेशन में परफॉर्म कर दिया तो आपको क्या किया जाएगा, आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। वो भी कैसी, पहली बार अगर आपने किया तो 3 साल तक की सज़ा होगी और जो जुर्माना होगा वो 50,000 तक का जाएगा। अगर वही आपने सब्सिक्वेंट आपने रिएटरेट कर दिया, रिपीट कर दिया उन चीज़ों को, उन ऑफेंसेस को, तो आपको 5 साल तक की सज़ा देखने का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और आपकी जो फाइन होगी वो 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट है For the removal of doubt, it is hereby provided that provision of subsection 3 shall not apply to the woman who was compelled to undergo such diagnostic techniques or such selection. Subsection 4 इम्यूनिटीज़ दे रहा है वुमेन को जिसके अगेंस्ट ये चीज़ें परफॉर्म की गई हैं, तो उनको ये सारी पेनल्टी नहीं फेस करनी होगी जिसको इनको, क्योंकि उनको कंपेल किया गया ना, वो विलिंगली तो गई नहीं कि हमारा ये टेस्ट परफॉर्म करो या हमारे फीटस का सेक्स डिटरमाइन करके बताओ। उनको किसी के थ्रू अगर कंपेल किया गया है तो वो इसके अंदर में नहीं आएंगे, उनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फिर सेक्शन 24 आता है, वो कह रहा है प्रिजम्पशन इन द केस ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। यहाँ ये प्रिजम्पशन क्लॉज है आपका। इसमें कह रहा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहाँ शैल प्रिज्यूम का यूज है, shall presume unless the contrary is proved that the pregnant woman was compelled by her husband or any other relative or as the case may be to undergo prenatal diagnostic techniques for the purposes other than those specified in subsection 2 of section 4 and such person shall be liable for abatement of offense and subsection 3 of the section 23 and shall be punishable for that offense whatever he has done। सेम चीज है यहाँ पे, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा उस वेमेन के फेवर में रहेगा कि इन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया है बल्कि इनके हस्बैंड ने या उनकी फैमिली ने इनको कंपेल किया है इस प्रोसेस से गो थ्रू होने के लिए। और अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि इनका इस वुमेन का ऐसा कोई कंसेंट नहीं था यहाँ पे, तब उनके हस्बैंड को या हस्बैंड की फैमिली को पनिश किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 25 क्या कह रहा है, penalty for contravention of the provision of the act or rule for which no specific punishment is provided। अब इसमें कह रहा है कि ऐसा कोई एक्ट कर दिया गया जिसका पनिशमेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं किया है इस एक्ट ने, तो क्या होगा। whoever contravenes any of the provision of this act or any rule made thereunder for which no penalty has been elsewhere provided in this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months। तो उनको 3 महीने की सजा दी जाएगी और विद फाइन के और फाइन भी विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपये जो 1,000 तक की होगी और विद बोथ दोनों। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन, अगर वो लगातार करते जा रहे हैं इस ऑफेंस को तो विद एन एडिशनल फाइन देना होगा उन्हें जिन्होंने ये ऑफेंस किया है, विच में एक्सटेंड टू, जो कि बढ़ सकता है 500 रुपये तक फॉर एवरी डे, सारे प्रत्येक दिन के लिए, ड्यूरिंग विच सच कंट्रावेंशन कंटिन्यूज आफ्टर कन्विक्शन। ठीक, ये प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये तक का इनका बढ़ सकता है, ऐसा ये प्रोविजन इसमें कह रहा है। अब आते हैं हम ऑफेंसेस बाय कंपनीज, सेक्शन 26 जो बोल रहा है offenses by companies where any offense punishable under this act has been committed by a company, even every person who at the time of the offense was committed was in charge
of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against punished accordingly. सेम चीज जैसे हर एक्ट में हम पढ़ते आते हैं कि अगर कंपनी के द्वारा ऐसा कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो उसमें जो भी उस कंपनी के इंचार्ज हों, जो भी इस कंपनी में काम करने वाले हों, डायरेक्टर हों, मैनेजर हों, उनको पेनल्टी को फेस करना पड़ेगा। और प्रोविजो कह रहा है कि अगर उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये हमारे नॉलेज में नहीं था, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, तो वो उनको इनसे इम्यूनिटी मिल जाएगी, उनको नहीं प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन सबसेक्शन 1 में जो कुछ भी दिया हुआ है, अगर ये कंपनी प्रूव नहीं कर पाती है कि, और ये प्रूव हो जाता है कि ये सब कंपनी के नॉलेज में हुआ है, तब तो कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, कंपनी को पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब कंपनी क्या होगी? कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन और इंडिविजुअल, और डायरेक्टर में भी इन रिलेशन टू फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म। अब ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो इसके अंदर में जितने भी ऑफेंसेस आएंगे ना वो होंगे कॉग्निजेबल, विदाउट वारंट दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड, नॉन बेलेबल होंगे, और नॉन कंपाउंडेबल, इनका कंपाउंडेबल करना नहीं है क्योंकि बहुत ही ग्रेव या सीरियस नेचर के ऑफेंसेस में आता है। फिर 28 कह रहा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कौन कॉग्निजेंस लेगा इस ऑफेंस का? तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय, जब तक ये कंप्लेंट न दी जाए बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू कंसर्न और एनी ऑफिसर ऑथराइज इन दिस बिहाफ, या किसी और ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है इस बिहाफ पे, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, एज द केस में भी, जैसा भी केस बने, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और a person who has given notice not less than 15 days in the manner prescribed to the appropriate authority of the alleged offense and of his intention to make a complaint to the court। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने कि नोटिस दिया है नॉट लेस देन 15 डेज, 15 दिन से कम का नहीं है नोटिस, वो इन द मैनर, ऐसे मैनर में जो कि जैसा कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब किया गया है, ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, उस ऑफेंस के बारे में, ऑफ हिज इंटेंशन टू मेक, और उसका ऐसा इंटेंशन है कि कंप्लेंट की जाए कोर्ट में। तो ये मैनर हो गया कि कैसे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। फॉर द पर्सन, फॉर दिस क्लॉज, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, पर्सन का मतलब क्या हुआ? कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, किसी भी होता है ना कि किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कहीं से ये पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या दैट पर्टिकुलर लेबोरेटरी और क्लिनिक performing any kind of act which is inappropriate according to this act, which is the violative of this act, तो उनके पास ये है अथॉरिटी कि वो कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। तो कह रहा है नो कोर्ट अदर देन दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। इसमें किसको कॉग्निजेंस लेने का राइट है? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, वो ऑफेंस को ट्राई करेंगे। फिर सबसेक्शन 3 कह रहा है वेयर अ कंप्लेंट हैज बीन मेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 द कोर्ट में ऑन डिमांड ऑफ by such person direct the appropriate authority to make available copies of the relevant record in its possession to such person। इसमें यह है कि जब भी कोई ऐसा कंप्लेंट बनाई गई है क्लॉज बी में, क्लॉज बी में जैसे हमने पढ़ा था ना कि पर्सन दे रहा है नोटिस जो कि 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, तो उस केस में ये हो रहा है कि कोर्ट क्या कर सकता है? ऑन डिमांड बाय सच पर्सन, इस पर्सन के डिमांड पे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डायरेक्ट करेगा टू मेक अवेलेबल कॉपीज, वो कॉपीज को अवेलेबल कराया जाए जो कि रिलेवेंट रिकॉर्ड बने इन इट्स पोजीशन ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन के पोजीशन के लिए। तो ये तो हो गया कॉग्निजेंस ऑफेंसेस। इसे आगे के जो सेक्शंस या चैप्टर्स हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।